गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इतिहास की कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ होंगी और अपनी पढ़ाई भी कर रही होंगी। बेटा देखिए, आप लोगों से मैं ये अनुरोध करूँगी कि जो वीडियो आपको भेजे जाते हैं उस वीडियो को प्रतिदिन आप देखिए और उससे संबंधित जो प्रश्न आपको लिखने के लिए दिए जा रहे हैं ज़रूर उसको लिखते जाइए, ताकि बाद में वो आपके लिए बोझ न बन सके। तो हम लोग इतिहास की कक्षा में अभी विजयनगर राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। तो विजयनगर राज्य में आज व्यापारी वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो विजयनगर राज्य का व्यापारी वर्ग, कहा यह जाता है कि जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी आर्थिक स्थिति बड़ी ही अच्छी थी। उसका कारण था विजयनगर साम्राज्य में व्यापार बड़ा अच्छा था, उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी अच्छी थी। तो उस आर्थिक स्थिति के अच्छे होने का निश्चित रूप से कोई न कोई कारण था। उसका कारण ये था कि जो शासक थे, शासकों के द्वारा ही जो सिंचाई के जो समुचित साधन थे उसका विकास किया गया था। यानी सिंचाई आदि का कार्य जो था वो शासकों के द्वारा ही विकसित किए जाते थे। इस प्रकार उनकी कृषि जो थी वो काफ़ी उन्नत थी। पर्याप्त मात्रा में चीज़ें उत्पादन की जाती थी, क्योंकि उत्पादन के लिए समुचित रूप से सिंचाई की आवश्यकता होती है, जिसका प्रबंध शासकों के द्वारा विशेष रूप से किया जाता था। और इस अवधि में सबसे महत्वपूर्ण जो व्यापार होता था वो व्यापार घोड़ों के माध्यम से किया जाता था। यानी जो विजयनगर साम्राज्य था उस विजयनगर साम्राज्य में व्यापार यानी वस्तुओं का आदान प्रदान अधिकांशतः व्यापार का कार्य घोड़ों से संपन्न किया जाता था। और जो राजा होते थे, राजा घोड़ों के जो व्यापारी होते थे, घोड़ों के व्यापारियों को राजकीय सम्मान देते थे। जो घोड़े से जो व्यापार करते थे उन घोड़े के व्यापारियों को राजाओं के द्वारा बड़ा सम्मान दिया जाता था और उन्हें लालच देकर के घोड़ों का आयात करने के लिए भी प्रेरित किया जाता था। किसके द्वारा? शासकों के द्वारा। जो शासक होते थे घोड़े के व्यापारियों को लालच देते थे ताकि वो घोड़े का आयात कर सके अधिक मात्रा में। और पुर्तगालियों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि सन 1998 ईस्वी में विजयनगर से सूती वस्त्र, मसाले, रेशम आदि का निर्यात किया जाता था। निर्यात मतलब भेजना। तो विजयनगर जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों ने 1498 ईस्वी में ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो सूती वस्त्र थे, मसाले थे, रेशमी वस्त्र थे आदि का ये लोग निर्यात करते थे। और जो बाजार थे, बाजारों में हीरे, माणिक्य, मोती आदि की महंगी वस्तुएं थीं, उनकी भारी मात्रा में मांग की जाती थी। किस किस चीज़ की मांग करते थे ये? हीरे के, माणिक्य के, मोती के। ये सारी चीज़ें महंगी होती हैं। इन महंगी चीज़ों की बाजार में मांग रहती थी। तो ये चीज़ें ये साबित करती हैं कि निश्चित रूप से वहाँ आर्थिक संपन्नता रही होगी, तभी तो लोग हीरे, मोती, जवाहरात आदि की मांग करेंगे। भाई पूंजी होगी तभी तो इन चीज़ों की मांग करेंगे। तो इस तरह से विजयनगर में व्यापार किससे होता था? घोड़े से होता था। क्या चीज़ें ये आयात करते थे, यानी बाजार में किन चीज़ों की मांग रहती थी? मोती, माणिक्य, हीरे आदि की मांग रहती थी। और पुर्तगालियों द्वारा क्या चीज़ें ये निर्यात करते थे? सूती वस्त्र, मसाले और रेशमी वस्त्र। और जो इनके शासक थे, शासकों के द्वारा घोड़े के व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया जाता था, उनको राजकीय सम्मान दिया जाता था और उन्हें लालच देकर के घोड़ों का आयात करने के लिए प्रेरित किया जाता था। तो ये रहा विजयनगर साम्राज्य की व्यापारिक व्यवस्था। अब हम लोग देखेंगे विजयनगर की आर्थिक दशा क्या थी। अब ये व्यापार ही बता देता है कि इनका आर्थिक दशा भी काफ़ी अच्छा रहा होगा, क्योंकि जहाँ व्यापार अच्छा होगा निश्चित रूप से आर्थिक दशा भी अच्छी होगी। तो ये कहा जाता है कि विजयनगर एक संपन्न राज्य था आर्थिक दृष्टिकोण से, क्योंकि कृषि व्यवस्था यहाँ बड़ी उन्नत थी। विजयनगर की अर्थव्यवस्था अच्छी क्यों थी? उसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ की कृषि व्यवस्था बड़ी अच्छी थी। डोमिंगो पेस जो था, डोमिंगो पेस, इसने यहाँ की आर्थिक समृद्धि का वर्णन करते हुए कहा था कि राजा के पास भारी कोष, अनेक सैनिक तथा हाथी रहते थे
और इस नगर में व्यापार अधिक होता था। विजयनगर राज्य जो था वहाँ पे व्यापार अधिक होता था। हीरे आदि बहुमूल्य वस्तुएं जो होती थी या बहुमूल्य पत्थर प्रचुर मात्रा में यहाँ उपलब्ध थे। क्या क्या चीज़ें? हीरे और जो महंगे पत्थर होते थे वह यहाँ प्रचुर मात्रा में विजयनगर में उपलब्ध थे। और संसार में यह सबसे अधिक संपन्न नगर माना जाता था। विजयनगर संसार का सबसे अधिक संपन्न नगर माना जाता था। और यहाँ कृषि के रूप में गेहूँ, चावल आदि खाद्यान्नों के भंडार भी उपलब्ध हुए हैं, क्योंकि कृषि यहाँ अच्छी थी। तो पर्याप्त मात्रा में गेहूँ और चावल यहाँ इसके भंडारण उपलब्ध हुए हैं, क्योंकि यहाँ उत्पादन ज़्यादा होता था। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो था इनका पुर्तगाल, अरब, फारस, बर्मा, चीन आदि देशों से होता था। और इन देशों को सूती वस्त्र तथा मसाले का निर्यात किया जाता था। और विदेशों से उत्तम नस्ल के घोड़े, हीरे, मोती, माणिक्य आदि ये क्या करते थे? मंगाते थे। यानी क्या क्या चीज़ें? उत्तम किस्म के घोड़े, हीरे, मोती, माणिक्य आदि को ये मंगाते थे। और जो महंगी वस्तुएं होती थी, महंगी वस्तुओं की मांग हमेशा विजयनगर राज्य में होती थी, जो विजयनगर राज्य के लोगों की आर्थिक संपन्नता को दर्शाती है। तो वहाँ की आर्थिक दशा कैसी थी? विजयनगर साम्राज्य की आर्थिक दशा बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि यहाँ की कृषि व्यवस्था काफ़ी उन्नत थी, व्यापार यहाँ बहुत अच्छा होता था। ये महंगी चीज़ें, हीरे, मूल्यवान पत्थर, अच्छे नस्ल के घोड़े आदि का आयात करते थे। सूती, रेशमी वस्त्र, मसाले आदि ये भेजते थे। और यहाँ गेहूँ, चावल का भंडारण भी अधिक मात्रा में उपलब्ध होता था, क्योंकि यहाँ कृषि के लिए पर्याप्त सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। अब हम लोग देखेंगे विजयनगर का साहित्य। विजयनगर का साहित्य क्या था? तो कहा ये जाता है कि यहाँ द्रविड़ भाषाओं के साथ साथ वैदिक साहित्य भी उपलब्ध था। द्रविड़ भाषाएं तो प्रयोग में थी ही, द्रविड़ भाषा के साथ साथ वैदिक साहित्य भी इस नगर में उपलब्ध हुए थे। और अधिकांश राजाओं के द्वारा उसका प्रयोग भी किया जाता था। और जैसे उन्होंने विभिन्न भाषाओं के साहित्य में विकास किया। जो विभिन्न भाषाएं थी, जैसे कन्नड़ था, आपका संस्कृत था, तेलुगु था, इन भाषाओं में भी साहित्य का विकास उन लोगों के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले जो संस्कृत था, तो संस्कृत विजयनगर के प्रारंभिक शासकों के अधीन संस्कृत साहित्य की विशेष प्रगति हुई थी। जो विजयनगर राज्य के शासक थे, उन विजयनगर राज्य के शासकों के द्वारा संस्कृत साहित्य की काफ़ी समृद्धि हुई, यानी प्रगति हुई। हरिहर और बुक्का जो विजयनगर राज्य के संस्थापक कहे जाते हैं, पहले स्टार्टिंग में ही हम लोग पढ़े थे। तो बुक्का जो था, बुक्का प्रथम के संरक्षण में रामायण के नेतृत्व में विद्वानों के एक मंडल ने चारों वेदों की साहित्यों और अनेक ब्राह्मण ग्रंथों तथा आर्यणकों का पर भाष्य लिखे थे। किसके समय में? जो बुक्का था, बुक्का प्रथम के संरक्षण में रामायण के नेतृत्व में विद्वानों के एक मंडल के द्वारा चारों वेद और महिलाओं और अनेक ब्राह्मण ग्रंथों और जो संहिताएं थी, यानी चार वेद और जो संहिताएं थी, उन संहिताओं पर और ब्राह्मण ग्रंथों पर, आर्यणों पर भाष्य लिखे गए। और कृष्णदेव राय के संरक्षण में भी संस्कृत भाषा का काफ़ी विकास हुआ। तो संस्कृत भाषा का विकास किसके किसके संरक्षण में हुआ? एक तो आपका बुक्का प्रथम के समय में और दूसरा कृष्णदेव राय के समय में। आपने पढ़ा होगा कि कृष्णदेव राय भी विजयनगर साम्राज्य के श्रेष्ठ शासकों में गिने जाते थे। तेलुगु क्या था? तेलुगु भी कृष्णदेव राय के शासनकाल में तेलुगु भाषा का स्वर्णिम काल माना जाता है। किसके शासनकाल में? कृष्णदेव राय के शासनकाल में तेलुगु भाषा को स्वर्णिम भाषा के रूप में जाना जाता था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में अमूल्य माल्यद एक रचना है, अमुल्क माल्यद की रचना उन्होंने की थी। ये मैं आपको फोटो दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। और कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु के विद्वान भी थे। ऐसा कहा जाता है कि कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु के विद्वान भी थे।
और जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। जो कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु के विद्वान थे, उन्हें 8 दिग्गजों के नाम से भी पुकारा जाता था और तेलुगु भाषा में महाभारत का भी अनुवाद किया गया था। ये ध्यान दीजिएगा, कृष्णदेव राय के समय में ही तेलुगु भाषा में महाभारत का अनुवाद भी किया गया था। और कन्नड़ संस्कृत एवं तेलुगु भाषा के अतिरिक्त इस काल की भाषा रही जिसका विकास हुआ। इस काल की कन्नड़ कृतियों में भीमक द्वारा रचित वासव पुराण की रचना भीमक द्वारा की गई थी। तो वासव पुराण जो है वो कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? भीमक के द्वारा लिखा गया था। उसका नाम था वासव पुराण। तो इस रचना को याद रखिएगा, किस भाषा की है? कन्नड़ भाषा की है। उसका नाम क्या है? वासव पुराण। किसके द्वारा लिखा गया? भीमक के द्वारा लिखा गया। और दूसरा चीज, कृष्णदेव राय के समय में महाभारत का अनुवाद किया गया। तो विजयनगर साम्राज्य में साहित्य की क्या स्थिति थी? साहित्य अर्थात संस्कृत भाषा में, कन्नड़ भाषा में, तेलुगु भाषा में, तीनों भाषाओं में ही साहित्य उपलब्ध रहा और शासकों के द्वारा इस भाषाओं के विकास के लिए काफ़ी प्रयास किया गया और इन्होंने इन भाषाओं में बहुत सारी साहित्य का सृजन भी कराया। अब विजयनगर राज्य की धार्मिक स्थिति को भी हम देख लेंगे। तो विजयनगर का जो महत्वपूर्ण नदी है, तुंगभद्रा के उत्तरी भाग में चट्टानी पहाड़ियाँ हैं। जो तुंगभद्रा नदी थी उसके उत्तरी भाग में जो चट्टानी पहाड़ियाँ स्थित थीं, जिससे संबंधित मान्यताएं बहुत सारी हैं। कहाँ पे? तुंगभद्रा नदी के उत्तरी भाग में जो चट्टानी पहाड़ियाँ हैं उसके बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं। कहा ये जाता है कि ये पहाड़ियाँ रामायण में उल्लेखित बाली और सुग्रीव के वानर राज्य की रक्षक का कार्य करती थी। कौन सी पहाड़ियाँ? तुंगभद्रा नदी के उत्तरी भाग में जो चट्टानी पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ रामायण में उल्लेखित, बाली का नाम आप सुनी होंगी, सुग्रीव का भी नाम सुनी होंगी। तो बाली और सुग्रीव के जो वानर राज्य थे, इनके राज्य के रक्षक का कार्य ये पहाड़ियाँ करती थी। तुंगभद्रा नदी के पास की स्थिति चट्टान की पहाड़ियाँ। दूसरा ये कहा जाता है कि स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी, यानी जो उनकी स्थानीय देवी थी मातृ देवी, वो पंपा देवी थी। पंपा देवी ने इन पहाड़ियों पर विरूपाक्ष से विवाह करने के लिए तप किया था। पंपा देवी ने किससे विवाह करने के लिए? विरूपाक्ष से विवाह करने के लिए तप किया था, जिसकी याद में आज भी विरूपाक्ष मंदिर में यह विवाह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। देखिए वो स्थल क्यों पवित्र हुआ? लोगों की ये मान्यता है कि वहीं पे एक विरूपाक्ष पंपा देवी था, तो उस पंपा देवी ने उस पहाड़ियों पर विरूपाक्ष से विवाह करने के लिए उन्होंने तप किया और उनसे उनका विवाह संपन्न हुआ। तो विवाह के प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है विरूपाक्ष मंदिर में आज भी। यहाँ से जैन मंदिर के भी अवशेष कुछ मिले हैं। विजयनगर में इस पहाड़ियों के पास से जैन मंदिर के भी कुछ अवशेष लोगों को प्राप्त हुए हैं। और कहा यह जाता है कि पल्लव, चालुक्य, होयसल तथा चोल शासकों की तरह विजयनगर के शासकों में मंदिर निर्माण काफ़ी समृद्ध परंपरा के रूप में विकसित हुई, क्योंकि चोल शासकों ने और चालुक्य वंश के शासकों ने, होयसल वंश के शासकों ने जैसे किया, वैसे ही विजयनगर के शासकों के द्वारा भी मंदिर की समृद्ध परंपरा विकसित रही। और मंदिरों का निर्माण देवताओं के साथ साथ संबंध दर्शाने, शिक्षा के केंद्र के रूप में कार्य करने आदि के लिए किया जाता था। यानी ये मंदिरें देवताओं के लिए तो के स्थल को बनाने के लिए दर्शनीय स्थल तो होते ही थे, इनका संबंध दर्शन से तो था ही, लेकिन शिक्षा से भी ये जुड़े हुए थे। शिक्षा के रूप में, शिक्षा के केंद्र के रूप में भी ये कार्य करते थे। इन मंदिरों के रख रखाव के लिए भूमि या अन्य संपदा दान में दी जाती थी, यानी इसकी रख रखाव, इसकी देखभाल की जा सके, इसके लिए दान दिया जाता था। विजयनगर के शासक स्वयं को देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करने के लिए धार्मिक उपाधि हिंदू कहा जाता है कि सुतराड़ा है ये, जैसी उपाधि को ये ग्रहण करते थे। हिंदू सुतराड़ा अरबी शब्द सुल्तान का संस्कृत अनुवाद है।
ये जो सुत तराड़ा शब्द है ये अरबी शब्द है जो संस्कृत के माने अरबी ये तो आपका अरबी शब्द के सुल्तान का संस्कृत अनुवाद कहा जाता है इसको, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हिंदू सुल्तान। शासकों ने पूर्वकालिक धार्मिक परंपराओं को अपनाने के साथ, जो पहले की धार्मिक परंपराएं थी उनको अपनाने के साथ साथ उनमें अनेक नवीन तत्व भी इन्होंने जोड़ दिए। और जब राजकीय प्राकृतिक मूर्तियां मंदिरों में स्थापित की जाने लगी, जो प्राकृतिक मूर्तियां होती थी उन्हें मंदिरों में राजकीय प्राकृतिक मूर्तियों को स्थापित किया जाने लगा और मंदिरों की महत्ता में इतना विस्तार हुआ कि मंदिरों की यात्राओं को सफलतापूर्वक राजकीय अवसर माना जाने लगा और राजा के साथ साथ नायक भी इन यात्राओं में सम्मिलित होते थे। यानी राजा तो दर्शन के लिए जाते ही थे और राजा के साथ साथ नायक भी इस मंदिरों के दर्शन के लिए वहाँ जाया करते थे। अब इसमें देखिए विरूपाक्ष का मंदिर, विरूपाक्ष के मंदिर को हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।